नमस्कार प्यारे छात्रों। जैसा कि सभी को पता है, कोरोना महामारी के दौर में जो हमारी कक्षाएं हैं वो रेगुलर रूप से संचालित नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ कर रहे हैं और इसी विषय वस्तु के आधार पर हम लोग अपने सिलेबस को विधिवत रूप से पूर्ण करेंगे। तो आज से हम लोग अपने पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कुछ विषय वस्तु आपने हो सकता है पहले पढ़ रखी हो, लेकिन अब चूंकि कक्षाएं नए रूप से प्रारंभ हो रही हैं तो इन नए रूप की नई कक्षाओं में हम लोग प्रारंभ से यानी कि पहले ही अभ्यास से विषय वस्तु को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि पहला अभ्यास हमारा जो है कक्षा 9 की गणित का संख्या पद्धति का है। तो संख्या पद्धति के बारे में हमेशा ये समस्या रही है कि संख्या होती क्या है, तो संख्याएं कहते किसको हैं, इस बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या गणित संख्याओं के आधार पर ही चलती है। गणित की जो आधारभूत स्तंभ है, जिस तरह से किसी मकान को बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, सबसे नीचे पिलर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से गणित का जो विकास है वो संख्याओं से ही हुआ है। संख्याओं का उपयोग क्या है, तो संख्याएं हम कहते हैं, संख्याएं वे हैं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं, गणनाओं को करते हैं, उन्हीं को कहते हैं संख्याएं। अब ये जो संख्याएं हैं इनको विभाजित किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से जब हम संख्याओं को विभाजित करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहली होती है हमारी प्राकृत संख्या। सबसे पहली होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं। सबसे पहली होती है प्राकृत संख्या। ये जो प्राकृत संख्या है ये प्रारंभ होती है 1 से। 1 2 3 4 इस तरह से जो भी ये संख्याएं हैं इनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। 1 से लेकर आगे जो भी संख्याएं चलती चली जाएंगी पूर्णांक के रूप में, उनको क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याएं कहेंगे। 1 2 3 4। अब इन संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में अगर हम एक संख्या और जोड़ दें, कौन सी संख्या जोड़ दें, जो सबसे छोटी संख्या होती है जिसको हम कहते हैं शून्य। अगर इस प्राकृत संख्याओं के समूह में, इस प्राकृत संख्याओं के समूह में हम किसको जोड़ दें, शून्य को जोड़ दें। शून्य का बहुत महत्व होता है। शून्य को अगर जोड़ दें तो इन संख्याओं के समूह को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं के समूह में, जो हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह है, इस पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें, -1 -2 -3 डॉट डॉट इस तरह की संख्याओं को जोड़ दें, तो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर जो हमारी संख्याएं हैं उन संख्याओं को, यानी कि प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या, इन सबको मिलाकर जो समूह बनता है वो कहलाता है पूर्णांक। वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। पूर्णांक प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। ये जो पूर्णांक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। शून्य एक ऐसी संख्या है जो ना कि धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक। तो कभी भी पूछते शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य एक तरह की उदासीन संख्या है जो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। इन सब के बाद जो हमारा अगला समूह आता है पूर्णांक के बाद, अब हमने ये तो देख लिया कि ये होल नंबर पूर्ण संख्या 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 इस तरह की संख्याएं हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ संख्याएं होती हैं जिनको हम कहते हैं भिन्न संख्या। ये जो भिन्न संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं।
संख्याएं। और वास्तव में संख्या पद्धति में जो हमको यहाँ कक्षा 9 में पढ़ना है वो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं का ही विस्तार पढ़ना है। इन्हीं परिमेय संख्याओं से के अतिरिक्त अन्य जो संख्याएं यानी कि 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 भिन्न संख्याएं 1/3 3/5 4/7 इस तरह की इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इनके अतिरिक्त जो भी संख्याएं शेष बचती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस फिगर को बनाने के बाद हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या को समझने का प्रयास करते हैं, उसके पश्चात पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। परिमेय संख्याओं के बारे में परिभाषा हम हमेशा पढ़ते रहे हैं कि ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां Q का मान शून्य नहीं होता है, जहां Q का मान शून्य नहीं होता है। सबसे पहली चीज है, हेडिंग लिखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परंतु Q ≠ 0, जो Q है हमारा, Q का मान शून्य नहीं हो सकता है। सबसे ध्यान देने योग्य बात यही है कि परिमेय संख्याओं में Q का मान शून्य नहीं हो सकता है। P और Q पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, जो इसके उदाहरण हैं 1/3, 1/5, 2/7, 3/11। इस तरह की जो भी संख्याएं हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ P का मान 1 है, Q का मान 3 है, P का मान 1 है, Q का मान 5 है, P का मान 2 है, Q का मान 7 है, P का मान 3 है, Q का मान 11 है। तो इन सभी संख्याओं में हम ये देख रहे हैं Q किसी में भी 0 नहीं है। तो ये जो भी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं या जो पूर्णांक है क्या वो परिमेय संख्याएं होते हैं? तो हम ये जानते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है 2 या कहीं लिखा है 5 या लिखा है -11, तो इन सभी संख्याओं के हर में हम सदैव किसको मानते हैं? 1 को। तो अगर हम इनके हर में 1 लिखते हैं तो 2/1, 5/1, -11/1 इस तरह की संख्याएं हैं। तो जैसे ही हम इसको 2/1 लिखते हैं तो ये जो हमारा 2 है ये हो गया P और जो 1 है वो हो गया Q, यानी कि ये कैसी हो गई? P/Q के रूप में हो गई, अतः ये परिमेय संख्या है। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि शून्य के बटे में 1 लिख सकते हैं, शून्य के बटे में 2 लिख सकते हैं, शून्य के बटे में 10 लिख सकते हैं। सभी का उत्तर क्या होता है? शून्य। क्योंकि परिभाषा में यह कहा गया है Q का मान 0 नहीं हो सकता है, उसने ये नहीं कहा है कि P 0 नहीं हो सकता है। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। इसलिए कि जो 0 है हमारा, जो शून्य है, वो एक क्या है? परिमेय संख्या है। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगली जो परिभाषा है वो है अपरिमेय संख्या की। अगली जो बात आती है वो आती है
अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ q का मान 0 हो सकता है क्योंकि p बटे q के रूप में लिखी नहीं जा सकती है, तो q के मान का कोई वैल्यू नहीं है। तो वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पाई। पाई के बारे में सब लोग जानते होंगे। वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं, या √3, √5, 0.012, 0022, 0013, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो सभी कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके मान पूर्णतया परिभाषित नहीं होते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। पहली कक्षा को हम लोग यहीं पर समाप्त